नमस्कार। आज वीकली न्यूज़ एनालिसिस का ये चौथा वीडियो है। और हम लोग जो अभी तक इस वीकली न्यूज़ एनालिसिस में एक सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर हम उसके हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पहलुओं पर और उसके कुछ अन्य बातों पर भी जो एक नज़र डालते हैं, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खबरों को आज देखेंगे। उससे पहले आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, जो हमारे बीच लता मंगेशकर जी, एक महान गायिका, इस दुनिया में अब नहीं रहीं। आज उनका निधन हो गया है और उनको हमारी हमारी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और इस सीरीज़ में हम लोग पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने बिहार के ही कुछ खबरों से। और आज के इस वीकली न्यूज एनालिसिस में जो पहला खबर है वो बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजय कुमार को बनाया गया है। अब हम अगर पिछड़े वर्ग आयोग की बात करें तो हम ये हमारे बिहार के पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो न्यायमूर्ति संजय कुमार को बनाया गया है। पर अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश में एक NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एक कमीशन है, एक आयोग है, जो 102वें 102 संविधान संशोधन में इसे पारित किया गया था। और ये हमारे, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है, तो इसे संविधान के 338B अनुच्छेद में रखा गया है। वर्तमान में इसके चेयरमैन डॉक्टर भगवान लाल साहनी जी हैं। अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ONGC की पहली महिला CMD अलका मित्तल को बनाया गया है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार किसी महिला को CMD, इसके प्रमुख बनाया गया है। तो हम ये जान लें कि अलका मित्तल को ONGC संस्था है, जो एक तेल शोधक कंपनी है, और ये इसका जो फुल फॉर्म होता है ONGC का, उसका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। और इस ONGC का जो शुरुआत है वो 14 अगस्त 1956 को किया गया था। 14 अगस्त 1956 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये जो ONGC कंपनी है ये देश के महारत्न कंपनियों में से एक कंपनी है, और इस ONGC को महारत्न की श्रेणी में नवंबर 2010 को सरकार के द्वारा रखा गया था। अब हम बात करें तो इस पूरे देश में टोटल या कुल जो महारत्न कंपनियां हैं उसकी संख्या 10 है। अगले खबर के हम लोग तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट दरभंगा ज़िले में बनाया जा रहा है। अगर हम इस दरभंगा, बिहार का ये सोलर फ्लोटिंग का पहला संयंत्र है, पहला प्लांट है, और ये इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। अगर हम इस सोलर फ्लोटिंग की बात करें तो सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट जो इसका सोलर प्लांट बनाया जा रहा है वो तेलंगाना में बनाया जा रहा है, और बिहार में ये पहला सोलर प्लांट स्थापित किया गया। अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के जो खगड़िया जिला है वो भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग
एक डेल्टा रैंकिंग जारी किया है और जिसमें पूरे देश से आकांक्षी जिलों का चयन किया गया है, जिसमें हमारे बिहार के खगड़िया जिला सर्वप्रथम नंबर पे या प्रथम स्थान पे रहा है। अब हम देखते हैं इस डेल्टा रैंकिंग में अगर आप नज़र डालेंगे तो इसमें सबसे पहले खगड़िया, दूसरे नंबर पे जमुई और तीसरे नंबर पे पूर्णिया ने स्थान प्राप्त किया है। अगर आप देखेंगे कि इस रैंकिंग में बिहार के 3 जिलों को शामिल किया गया है। इस रैंकिंग का लक्ष्य जो है, इस रैंकिंग को जारी करने का जो लक्ष्य है वो इसके एक सामयिक विकास और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ये डेल्टा रैंकिंग या आकांक्षी जिले की जो रैंकिंग है वो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब जब हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग के बारे में हम कुछ जान लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी हो जाते हैं। तो हम अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। चूँकि ये एक सरकार के एक सहायता के रूप में या परामर्श एडवाइजरी बॉडी के रूप में ये काम करती है और ये इसमें हम इसे थिंक टैंक के रूप में भी जानते हैं। वर्तमान में इसके जो उपाध्यक्ष हैं ये डॉक्टर राजीव कुमार हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआत में या पहले जो इसके अध्यक्ष होंगे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और अभी इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये सिर्फ सरकार को परामर्श देने के रूप में या उसके थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ें तो उस पर बात करें तो हम ये देखते हैं कि अभी एक खबर आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA भी बोलते हैं, और अब वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो ये ISA इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के परिदृश्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो अक्षय ऊर्जा की तरफ ये इसका एक सकारात्मक कदम है जिसके रूप में इसमें अनेक देशों को जोड़ा जा रहा है और सौर ऊर्जा की तरफ एक पहल की जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा को शामिल किया गया है। अब इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को किया गया था। वहीं इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है और ये अपने देश में ही है। और इस ISA की शुरुआत, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में किया गया था और ये कॉन्फ्रेंस COP21 के टाइम पे ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था और इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस, जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, दोनों फ्रांस के साथ और भारत के साथ एक कंबाइंड अलायंस है और इसमें वर्तमान में 102वें सदस्य के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा को जोड़ा गया है। अगले खबर की तरफ नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व, जो हमारे वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, उसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर ज़िले में खुलने का शुरुआत किया जा रहा है या किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये हमारे बिहार के पश्चिमी चंपारण ज़िले में है और इसकी जो शुरुआत है वो 1978 में की गई थी। वर्तमान में इस टाइगर रिजर्व में कुल 40 बाघ हैं और जो इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही है, और ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो हमारे पश्चिम चंपारण जिले में है। और अगर हम बात करें तो इस टाइगर रिजर्व में एक बाघों के संरक्षण के लिए सेव द टाइगर अभियान की शुरुआत वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। अगले खबर की तरफ हम बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि हाल ही में ई श्रम पोर्टल जो असंगठित मजदूर या असंगठित जो श्रमिक हैं उनके निबंधन या रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार तीसरे स्थान पे है। चूँकि हम लोग इस कोरोना काल में हम लोग ये देख रहे थे कि मज़दूरों के पलायन या श्रमिक जो हमारे लोग हैं वो बाहर के राज्यों में काम करते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये असंगठित जो श्रमिक हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की थी जिसे हम ई श्रम पोर्टल के नाम से जानते हैं, और इसकी शुरुआत 26 अगस्त 2021 को किया गया था। ये जो ई श्रम पोर्टल है वो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो भूपेंद्र यादव जी हैं। अगले खबर की तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, और इसमें जो एक खबर आई थी वो ये कि भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया गया है। चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए फिलीपींस ने अपने नौसेना को मजबूत करने हेतु भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा किया है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे युद्धपोत पे, जहाज़ पे या वायुयान पे ये लॉन्च किया जा सकता है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 300 से 350 से 400 किलोमीटर तक है, और ये जो फिलीपींस के साथ ही जो सौदा हुआ है इसकी जो राशि है वो 37.4 करोड़ डॉलर की है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस ने हाल ही में गोल्डन राइस को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अगले खबर की तरफ हम देखें तो ये एक खबर है, ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। अगर हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी, और इस पुरस्कार के तहत जो नगद राशि है वो 1 लाख रुपए दी जाती है, और अभी तक कुल 60 लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगले खबर की तरफ हम बढ़ें तो ये देखते हैं कि एक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला जो ऑटो पायलट मॉडल पे काम कर रही है, उस टेस्ला ने ऑटो पायलट टीम के पहले भारतवंशी अशोक येल्लुस्वामी को उस टीम का हिस्सा बनाया गया है। तो पहले भारतवंशी के रूप में अशोक येल्लुस्वामी को चुना गया है, और ये जो टेस्ला कंपनी है इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, और इसका मुख्यालय टेक्सास अमेरिका में है। अगर हम बात करें तो इस टेस्ला कंपनी के जो प्रमुख हैं या संस्थापक हैं ये एलॉन मस्क हैं, और ये एलॉन मस्क पिछले जनवरी 2021 में विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन के रूप में चुने गए थे। अगले खबर की तरफ हम देखें तो ये देखते हैं कि देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल में बनाई गई है।
जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने किया। अगर हम कोर्ट की बात करें तो केरल के जो हाई कोर्ट हैं तो इसमें पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत की गई है। अगर हम पूरे देश में बात करें तो पहला हाई कोर्ट 2 जुलाई 1862 को कलकत्ता में स्थापित किया गया था। वहीं हम अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में किया गया है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश हैं वो NV रमन्ना जी हैं। अभी हम हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा बहुत खबरों में था और उसी आरक्षण को लेकर के हम ये एक खबर देखते हैं जिसमें ये बताया गया है झारखंड राज्य में निजी क्षेत्रों की नियुक्तियों पर 75% का आरक्षण लागू कर दिया गया है। अगर हम निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करें तो झारखंड ने 75% आरक्षण की बात की है और इस तरीके से अन्य राज्य भी इस आरक्षण के मुद्दों पे अपने अपने तरीक़ों से परसेंटेज लागू कर रहे हैं। वहीं अभी हाल के दिनों में EWS आरक्षण को लेकर के बहुत खबरें हुई थी जो नीट एग्ज़ाम में आरक्षण के मुद्दों को उठाया गया था और उसी के दरमियान इस आरक्षण के मुद्दों को जायज़ भी ठहराया गया है और इस EWS के मुद्दे पे 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ये 103वां संविधान संशोधन में इसे लागू किया गया है। हाल के कुछ दिनों में हम देखें तो बिहार में शराबबंदी को लेकर हमारे जो सरकार हैं, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस चीज़ को बहुत ही संजीदा रूप से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी इस शराबबंदी को लेकर के इसके अल्टरनेट के रूप में नीरा उत्पादन के लिए एक लोगों को अवेयर किया जा रहा है और उनको नीरा उत्पादन के क्षेत्र में प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नीरा उत्पादन के लिए 1 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की है। अब इस 1 लाख रुपए अनुदान राशि की बात करें तो इसके अन्य पहलुओं को जब हम देखते हैं तो ये समझते हैं कि शराबबंदी का ये एक विकल्प के रूप में लोगों को रोज़गार देगा और इससे गुड़, पेड़ा आदि बनाए जाएंगे। तो जब शराबबंदी का इसका अल्टरनेट है तो इसके हम अगर पॉलिटिकल पहलू को देखें तो शराबबंदी हमारे संविधान के अनुच्छेद 47 में कही गई है और बिहार में शराबबंदी जो लागू हुआ है वो 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया है। दोस्तों, ये पिछले सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हमने देखा और उसके कुछ अन्य पहलुओं को भी जानने की कोशिश की। क्या हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये भी हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो और वीडियो सीरीज़ जो हमारे दूसरे विषयों पे भी लगातार आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं, आपको पसंद आ रहे होंगे। जो विभिन्न मुद्दे हैं, अभी हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पे भी हमारे कुछ वीडियोस आए हैं और जितने भी एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पे हम लोग आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आप लोग को अपनी तैयारी करने में एक सहयोग प्राप्त हो रहा होगा और इसी तरीके से हम आगे भी आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस लाते रहेंगे। हमारा ये वीकली न्यूज़ एनालिसिस लगातार आप लोग के लिए आता रहेगा। धन्यवाद।